सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन। उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन्होंने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे, इनमें आखिर क्या अंतर है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनका क्या महत्वपूर्ण रोल है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पहली वस्तु, अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स होती क्या है, उसके अंदर हम बात करेंगे कि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है अथवा जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हो और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। तो आपसे यहां से अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड्स के बारे में एक प्रश्न, छोटा प्रश्न बन सकता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब है क्या, यानी कहने का तात्पर्य कोई ऐसी वस्तु जो उत्पादन के किसी अन्य चरण से अब नहीं गुजरेगी, यानी कहने का तात्पर्य जो अंतिम इसका जो प्रयोग करता है उसके पास ये वस्तु पहुंच जाएगी, इसके बाद इसमें किसी प्रकार का कोई रूपांतरण या मूल्य वृद्धि नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई शोरूम से कोई शर्ट खरीदा और शर्ट खरीदने के बाद वो उस शर्ट के अंतिम प्रयोगकर्ता यानी उपभोक्ता के पास चली जाती है। इसका मतलब इस वस्तु यानी शर्ट के अंदर किसी प्रकार का कोई रूपांतरण नहीं होगा, अर्थात यहां ये शर्ट है वो अंतिम वस्तु होगी। जैसे कोई उपभोक्ता मान लीजिए कि कोई साइकिल खरीद कर लाता है और साइकिल हम यहां एक अंतिम वस्तु मानेंगे क्योंकि इसके बाद ये उत्पादन के कोई अन्य चरण से होकर नहीं गुजरेगी, यानी इसका जो अंतिम प्रयोग करता है, जो उपभोक्ता है, जो इस साइकिल का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब ये साइकिल एक प्रकार से अंतिम वस्तु होगी। तो यहां आप ये अंतिम वस्तु से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये अंतिम वस्तु इसलिए होती है क्योंकि एक बार इनका विक्रय होने के बाद ये सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाती है। कहने का तात्पर्य, अभी मैंने आपको एक शर्ट का उदाहरण दिया, तो शर्ट जब एक अंतिम इसका प्रयोग करता है यानी उपभोक्ता के पास चली जाएगी तो जो आर्थिक प्रवाह है, यानी किसी ने जैसे नरमा खरीदा या कपास खरीदा, उसके बाद वो एक फैक्ट्री के अंदर गई और वो धागे के रूप में बनाया गया। इस प्रकार ये एक प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रक्रिया के चलते रहते हुए लास्ट में जो ये शर्ट है, ये कमीज है, वो एक शोरूम के अंदर पहुंचती है। शोरूम के बाद उसको एक उपभोक्ता उसके द्वारा खरीद लिया जाता है। तो इस प्रकार इस उपभोक्ता के खरीदने के बाद उस शर्ट में कोई बदलाव नहीं होगा या कोई आर्थिक प्रवाह के अंदर वो शामिल नहीं होगी, ये अंतिम प्रयोगकर्ता होगा। इस प्रकार ये जो शर्ट होगी वो अंतिम वस्तु होगी। अब यहां हम कुछ उदाहरण ले इसके अंदर, जैसे मैंने अभी एक शोरूम का शर्ट का उदाहरण लिया है। दूसरा, थोड़ी सी इसके अंदर महत्वपूर्ण बात है, ये भी आप ध्यान में रखना कि कई अंतिम वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपभोग के दौरान रूपांतरण होता है। जैसे हम बात करें चाय पत्ती, चाय पत्ती का उपयोग हम उसी रूप में नहीं करते। जैसे हम किराना की दुकान से या किसी दुकान से चाय पत्ती खरीद के लाते हैं तो ऐसा नहीं कि उसको उसी रूप में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उसको खरीदते हैं बल्कि उसका उपयोग है वो पेय चाय के रूप में, क्योंकि हम चाय पत्ती लाते हैं उसको पेय चाय के रूप में, अर्थात उसमें पानी, दूध डालकर, चीनी डालकर और उबालकर जब हम पेय चाय के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचोगे कि हम तो चाय पत्ती लेकर आए थे लेकिन उसका हमने रूपांतरण कर लिया। तो लेकिन आप ये ध्यान में रखना कि जो इस प्रकार घर में भोजन पकने के प्रक्रम के माध्यम से कोई भी हम कच्चा खाद्य पदार्थ लाते हैं, जैसे तेल लाते हैं, चाय लाते हैं, चीनी लाते हैं, अब जब उसने उपभोक्ता ने उनको खरीद लिया तो वो आर्थिक प्रवाह से क्या चलेगी, बाहर चलेगी। क्योंकि चाय पत्ती हम खरीद के लाए तो चाय पत्ती का अंतिम जो प्रयोगकर्ता कौन हो गया, उपभोक्ता हो गया।
ठीक है। अब उपभोक्ता इसका प्रयोग करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि चाय पत्ती को खरीदने के बाद उपभोक्ता किसी अन्य को बेचेगा। यानी कहने का तात्पर्य, हम जब अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो आर्थिक प्रवाह से या क्या चली जाए, बाहर चली जाए। ठीक है ना। तो यहां आप देखना, ये लाइन उत्पादन की सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी उससे बाहर चली जाए, यानी उसका और अधिक कोई रूपांतरण आर्थिक क्रिया के अंदर नहीं किया जाएगा, तो वो होगी फाइनल गुड्स। जैसे मैंने एक साइकिल का आपके सामने उदाहरण रखा है कि उपभोक्ता ने साइकिल को खरीद लिया, तो साइकिल अब वो क्या हो जाएगी, एक फाइनल गुड्स होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई मूल्य वृद्धि नहीं होगा। यानी अंतिम रूप से जो उपभोक्ता है, या जैसे कोई कार है तो कोई पर्यटक या कोई कार को जैसे कोई उपभोक्ता खरीदता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जैसे प्रेंटन कंपनी है या कोई भी व्यक्ति है उस कार को खरीदे, तो कार अब अंत में जाकर क्या हो जाएगी, एक फाइनल गुड्स हो जाएगी, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई रूपांतरण नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार आप अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स के बारे में समझ गए होंगे और इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ये अंतिम वस्तु है, उसके हम दो भाग रख सकते हैं। ठीक है, या तो वो उपभोग वस्तु होगी, जैसे साइकिल एक उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जा रही है, या कार किसी उपभोक्ता के लिए या किसी परिवार के द्वारा खरीदी जा रही है, या दूसरी होगी पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स। तो ये ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन में योगदान दे, जैसे कोई मशीन है तो मशीन क्या होगी, मान लो किसी फैक्ट्री में लगा रहे हैं तो वो पूंजीगत वस्तु है। ठीक है, जैसे कार किसी पर्यटन कंपनी जो टूरिस्ट को घुमाने का काम करती है उसके द्वारा खरीदी जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, पूंजीगत वस्तु हो जाएगी। क्योंकि एक परिवार के द्वारा अगर कार खरीदी जा रही है तो वो उससे किसी प्रकार का मूल्य वृद्धि नहीं करता, यानी और अधिक पैसा नहीं कमाता। लेकिन वही कोई पर्यटन कंपनी है या पर्यटन होटल है, उसके द्वारा कार खरीदी जा रही है और टूरिस्ट को, पर्यटकों को घुमाने का काम किया जा रहा है, उससे और अधिक मूल्य वृद्धि की जाती है, तो वो एक पूंजीगत वस्तु हो गई, तो कैपिटल गुड्स हो गई। लेकिन ये दोनों ही क्या हो सकती है, अंतिम वस्तु हो सकती है, फाइनल गुड्स हो सकती है। कहने का मतलब जैसे कार चाहे वो परिवार ने खरीदी है चाहे पर्यटन कंपनी ने खरीदी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस कार के को खरीदने के बाद उसका रूप बदल कर कोई और कुछ बना दे या उसको और अधिक बेचकर पैसा कमा ले, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब यहां हम देखेंगे कि एक तरफ तो देखेंगे कि उसका अंतिम प्रयोगकर्ता कौन हो जाएगा, उपभोग वस्तु के अंतर्गत उपभोक्ता, और पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत जो उत्पादक है वो हो जाएगा। और भी इसके अंदर हम विस्तार से इनके अंतर को समझेंगे। तो इस प्रकार ये फाइनल गुड्स है। अब हम उपभोग वस्तु के बारे में जानते हैं। इसके का भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपभोग वस्तु किसे कहते हैं। तो चलते हैं, उपभोग वस्तु वे वस्तुएं होगी जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती हैं और उपभोक्ता उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होता है। उपभोग वस्तु वह वस्तु होगी जो उपभोक्ता द्वारा क्या है, खरीदी जाती है, और यहां जो उपभोक्ता है वो इसके अंतिम प्रयोगकर्ता होंगे। अन्य शब्दों में उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली संतुष्ट करते हैं। जैसे हम सब्जी लेकर आए हैं या कोई भी ऐसी वस्तु है, साइकिल है, टीवी है, वो सारी उपभोग वस्तुएं होंगी जो उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाएंगी और उनकी आवश्यकता की वो क्या करती है, संतुष्टि करती हैं। अब यहां हम देखेंगे कि इनको दो भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। एक तो हो जाएगी टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, मतलब ऐसी उपभोग वस्तुएं जो लंबे समय तक चलती है, और दूसरी होगी गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं जो कम समय के लिए चलती है। जैसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तु होंगी जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है तथा जिनका सापेक्ष मूल्य भी अधिक होता है, जिन वस्तुओं का अंत तक बार बार उपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रथम प्रयोग के साथ ही वो समाप्त हो जाएगी। जैसे आप देखोगे टीवी है, रेडियो है, कार है, स्कूटर है, कपड़े धोने की मशीन है, ये सब क्या है, किसके उदाहरण है, ये है टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के जो लंबे समय तक चलती है। और गैर टिकाऊ वस्तुएं जो एक बार ही उपयोग किया जाता है, जैसे रोटी है, सब्जी है, आपने जो रोटी खा ली उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो सब्जी आपने बना ली, जो आपने प्रयोग कर ली, तो उनका एक बार ही प्रयोग होता है, जो वो होगी गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। तो उपभोग वस्तुएं जिनका उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाता है और
कहने का तात्पर्य यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं? जो मानवीय आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से सीधे तरीके से संतुष्ट करती है, उन्हें उपभोग वस्तुएं कहेंगे। इसके बाद आपको पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। दोनों ही अंतिम वस्तु के भी उदाहरण है कि पूंजीगत वस्तु अंतिम वस्तु है, लेकिन अगर उसका उत्पादक के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या हो गई? पूंजीगत वस्तुएं हो गई, कैपिटल गुड्स हो गई है। उत्पादक वस्तुएं अलग होती है, पूंजीगत वस्तुएं अलग होती है, उनका आगे हम अंतर भी देखेंगे। आप पहले पूंजीगत वस्तुओं को देखिए। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, ये सब क्या है? पूंजीगत वस्तुएं हैं, कैपिटल गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं, जैसे प्लांट लगा लिया, मशीनरी लगा ली, तो इसके माध्यम से एक उत्पादक है वो और अधिक पैसा कमाएगा। और ये जो प्लांट और मशीनरी है वो लंबे समय तक चलती है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने, किसी उत्पादक ने कोई फैक्ट्री खोल दी तो उसमें एक बार ही प्रोडक्शन होगा, वो कई लंबे समय तक उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके अंदर मशीन है, कोई मशीन ले आए तो उसकी भी एक कई वर्ष हो सकते, यानी 10 वर्ष चलेगी, 20 वर्ष चलेगी, यानी केवल एक बार ही उसका प्रयोग नहीं होता, वो कई वर्षों तक वो क्या है? उसके द्वारा उत्पादन का कार्य किया जाएगा। इन वस्तुओं का उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और इनका उच्च मूल्य होता है। इन वस्तुओं का प्रयोग करने से इनका मूल्य ह्रास, टूट फूट भी होती है, गिसावट भी होती है। किनका? पूंजीगत वस्तुएं हैं। जैसे कोई भी मशीन है तो उसका मतलब 20 वर्ष चले, 10 वर्ष चले, तो प्रति वर्ष उसमें क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है। तो आप पूंजीगत वस्तुएं आप समझ गए होंगे कि उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां, जैसे प्लांट और मशीनरी, ये पूंजीगत वस्तुएं होंगी जिनका कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। अब आप यहां भी देखना कि पूंजीगत वस्तुएं और उत्पादक वस्तुओं में कुछ अंतर होता है। पहले हम देखें उत्पादक वस्तु वो कौन सी होगी? उन सभी वस्तुओं को कहेंगे जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। इन वस्तुओं में सम्मिलित निम्न है, जैसे वे वस्तुएं जिनका उत्पादक कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, जैसे फर्नीचर बनाने की लकड़ी का उपयोग, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की उत्पादक वस्तुएं हैं। ठीक है। दूसरा, वे वस्तुएं जिनका उत्पादक स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में उपयोग करता है, जैसे प्लांट तथा मशीनरी, ये भी क्या है? उत्पादक वस्तुएं हैं। तो कहने का तात्पर्य उत्पादक वस्तुएं कौन सी होंगी? जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने के लिए, और उस कारखाना जो प्लांट है या उसमें मशीन लगी हुई है वो भी क्या है? एक प्रकार की उत्पादक वस्तुएं हैं। ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि जो स्थिर परिसंपत्तियां है जो उनको क्या कहेंगे? पूंजीगत वस्तुएं कहेंगे। इसका मतलब उत्पादक वस्तुओं में क्या होगा? उत्पादक वस्तुओं में आप देखोगे कि कच्चा माल भी आ जाएगा और आपकी मशीनरी भी आ जाएगी। ठीक है। मशीनरी वगैरह किस में आ जाएगी? पूंजीगत वस्तुओं में आ जाएगी। पूंजीगत वस्तुएं अभी हमने देखा जो प्लांट है, स्थिर परिसंपत्ति है, वो सारी पूंजीगत वस्तुएं हो गई। इसका मतलब उत्पादक वस्तुओं में कच्चा माल भी आ गया और क्या आपकी ये स्थिर परिसंपत्तियां भी आ गई। इसका मतलब सारी की सारी जो पूंजीगत वस्तुएं हैं वो आप क्या कहोगे कि उत्पादक वस्तुएं होगी, क्योंकि उत्पादक वस्तुएं कौन सी होंगी? जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो अन्य वस्तुओं के लिए कच्चे माल का भी प्रयोग किया जाता है और स्थिर परिसंपत्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होंगी? एक प्रकार की उत्पादक वस्तुएं होंगी, सारी की सारी। लेकिन सारी की सारी उत्पादक वस्तुएं आप ये नहीं कह सकते कि वो पूंजीगत वस्तुएं होंगी। क्यों? क्योंकि उत्पादक वस्तुओं के अंदर कच्चा माल भी आता है और कच्चा माल है वो क्या? पूंजीगत वस्तुएं नहीं है, कैपिटल गुड्स नहीं है। ठीक है। तो आप इन दोनों में अंतर जरूर समझ लेना। ठीक है। उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों से भिन्न कच्चे माल के रूप में प्रयोग की गई वस्तु टिकाऊ उपयोग वस्तुएं नहीं है। कच्चा माल टिकाऊ नहीं है। एक बार कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर लिया तो अगली बार नया कच्चा माल हमें लेकर आना पड़ेगा। यह एक एकल उपयोग उत्पादक वस्तुएं होती हैं।
इनका उत्पादन की प्रक्रिया में बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः उसी लकड़ी की कुर्सियां बनाने के लिए बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य, अगर उस लकड़ी के द्वारा एक बार कुर्सियां बना ली तो ऐसा नहीं कि उसी लकड़ी से आप बार बार कुर्सियां बनाओगे। तो आप पूंजीगत वस्तुएं और उत्पादक वस्तुओं में अंतर समझ गए होंगे। अब हमारे दिमाग में एक सवाल और उठता होगा, क्या सभी जो मशीनें हैं वो क्या पूंजीगत वस्तुएं होंगी? तो यहां आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना कि ध्यान रहे कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। अब कैसे? उदाहरण के द्वारा आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जैसे हम देखें कि एक टेलर है कि दुकान में रखी एक सिलाई मशीन दर्जी की स्थिर परिसंपत्ति है, एक पूंजीगत वस्तु है। क्यों है? क्योंकि दर्जी उस मशीन के द्वारा, सिलाई मशीन के द्वारा कपड़े सिलकर पैसे और अधिक पैसे कमाता है, पैसे कमाने का काम उसके अंदर करता है। तो यह एक पूंजीगत वस्तु है। किंतु वही मशीन यदि एक उपभोक्ता परिवार के घर में, जैसे हमारे घर में अगर वही मशीन है तो वो पूंजीगत वस्तु नहीं कहलाएगी, तब वह केवल एक टिकाऊ जो उपभोग वस्तु है वो ही कहलाएगी। तो हमें ये देखना है कि कोई मशीन है उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है, उसी के आधार पर हम ये निर्धारण करेंगे कि कोई मशीन पूंजीगत वस्तु है या नहीं है। एक और उदाहरण द्वारा हमें इसे समझें। इसी प्रकार एक जो पर्यटक कंपनी है कि द्वारा एक कार है वो पूंजीगत वस्तु होगी। अगर एक पर्यटक कंपनी एक कार को खरीदती है तो वो उसकी क्या होगी? एक पूंजीगत वस्तु होगी, क्योंकि वो पर्यटकों को घुमाकर उसके और अधिक पैसों का निर्माण यानी पैसा कमाता है वो। लेकिन वही कार यदि एक उपभोक्ता परिवार के पास हो तो वह एक टिकाऊ उपयोग वस्तु होगी, उपभोक्ता की एक टिकाऊ वस्तु होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पूंजीगत वस्तुओं की पहचान करते समय हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है। केवल वही टिकाऊ वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं होंगी जिनका उत्पादक वस्तुओं के रूप में प्रयोग होता है, न कि उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में, यानी उत्पादक उसका प्रयोग करता है। तो अभी हमने आपने देखा एक सिलाई मशीन का उदाहरण लिया, एक कार का उदाहरण लिया, तो आप समझ गए होंगे कि सारी की सारी जो मशीन है वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। अब यहां हम उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु के अंतर को समझेंगे। देखते हैं, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर कीजिए। तो हम यहां देखेंगे पहला अंतर कि ये जो उपभोग वस्तुएं हैं वो मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती है। जैसे अब रोटी का सेवन किया, कोई कार लेकर आया, टीवी लेकर आया, तो उनकी जो डायरेक्टली उनकी आवश्यकता की संतुष्टि करती है। लेकिन इधर देखें कि ये डायरेक्टली हम देखें कि मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि नहीं करती हैं। यह वस्तुएं उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग की ली जाती है। आप देखोगे कि जैसे सिलाई मशीन है तो वो कपड़े सिलने के लिए काम में ली जा रही है। ठीक है, दूसरा अंतर हम देखें, ये वस्तुएं परिवार द्वारा खरीदकर उपभोग की जाती है, यानी परिवार द्वारा खरीदी जाती है और उनका उपभोग कर लिया जाता है। लेकिन यह जो है वो उत्पादकों द्वारा अधिक उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाती है। उत्पादक इसका प्रयोग करेंगे और अधिक उत्पादन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इन वस्तुओं पर किए गए व्यय को हम उपभोग व्यय कहेंगे, और इन वस्तुओं पर किए गए पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए व्यय को हम निवेश कहेंगे। ठीक है, और इन वस्तुओं जो उपभोग वस्तुएं हैं उनसे का प्रयोग करने पर लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अगर कोई टीवी खरीद के लाता है तो उनके जीवन स्तर में क्या होता है? सुधार होता है। मतलब वो दूर की कहीं की भी खबर घर बैठे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, दूसरा हम यहां देखें कि जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनसे क्या होगा कि उत्पादन क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी। उत्पादन क्षमता में है ना, प्रोडक्शन जो पावर है उसमें ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, जिससे जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें वृद्धि होगी। तो इस प्रकार ये उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में मुख्य रूप से अंतर है कि उपभोग वस्तु का प्रयोग एक उपभोक्ता करेगा और पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग एक उत्पादक के द्वारा किया जाएगा। अब
हम आगे और चलते हैं। महत्वपूर्ण बात, हमने पहले अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स को पढ़ा है। फाइनल गुड्स होती है और एक मध्यवर्ती गुड्स होती है, वस्तुएं होती हैं। इन दोनों में अंतर क्या है उनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे हैं जिन्होंने अभी तक उत्पादन सीमा रेखा को पार नहीं किया है। फाइनल गुड्स में हमने देखा कि उत्पादन सीमा रेखा को पार कर लिया, अर्थात जो उसका अंतिम प्रयोग करता है, जो उसका अंतिम रूप से प्रयोग करेगा, उसके पास वो पहुंच जाती है फाइनल गुड्स में। लेकिन इसमें अभी ऐसा नहीं हुआ है, वो बाउंड्री लाइन के अंदर ही रहती है, सीमा रेखा को पार नहीं करती है। अभी इन वस्तुओं के मूल्य वृद्धि की जानी है, यानी एक को बेचकर दूसरे को बेचकर, एक व्यक्ति दूसरे को बेचकर और पैसा कमाएगा इसके अंदर। किसमें? मध्यवर्ती वस्तुओं के अंदर, जो अभी तक अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं है। तो ये मुख्य रूप से आपसे यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि कुर्सियां बनाने के लिए जो कारपेंटर है उसके द्वारा खरीदी गई लकड़ी एक मध्यवर्ती वस्तु है, लेकिन उस लकड़ी से बनी अगर कुर्सी है वो उपभोक्ता खरीद ले तो कुर्सी क्या हो जाएगी? एक अंतिम वस्तु हो जाएगी, और एक कारपेंटर बढ़ाई के लिए जो लकड़ी है वो एक मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां वो लकड़ी से कुर्सी बनाकर उसमें मूल्य वृद्धि करेगा। ठीक है, अब हम यहां देखें, क्या एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती हो सकती है? यहां भी हमारे सामने बड़ी दिक्कत होगी। कैसे पहचानेंगे कि वो वस्तु अंतिम है अथवा मध्यवर्ती वस्तु है? तो एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। यह अंतर वस्तु के अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है कि उसका अंतिम प्रयोग कौन कर रहा है। उदाहरण के लिए जो बिस्किट के जो कंपनी है वो चीनी का कच्चे माल के रूप में प्रयोग एक मध्यवर्ती वस्तु है, बिस्किट बनाने का काम करती है और वो चीनी खरीद के लाती है, तो चीनी यहां क्या हो जाएगी? एक मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। किंतु एक परिवार द्वारा उसको खरीदा जा रहा है चीनी का, और चीनी के अंदर दूध व चाय का प्रयोग करके वो पेय चाय बनाता है, तब ये चीनी क्या हो जाएगी? एक अंतिम वस्तु हो जाएगी। तो वो आपको निर्धारित करना है कि उसका अंतिम प्रयोग कौन कर रहा है, अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है। तो अभी हमने देखा एक बिस्किट कंपनी द्वारा चीनी का प्रयोग किया जा रहा है, तब तो वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे एक हलवाई है, वो दूध लाता है, दूध से विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाता है, तो दूध उस हलवाई के लिए एक मध्यवर्ती वस्तु हो गई। और एक परिवार के अंदर उस दूध को लाकर, मतलब दूध एक बच्चे को पिलाया जा रहा है, तो वहां वो दूध क्या हो गया? एक अंतिम वस्तु हो गई, फाइनल गुड्स हो गई। तो हमें यहाँ अंतिम प्रयोग के द्वारा ये निर्धारित करना होगा कि वो फाइनल गुड्स है या एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो आप इस प्रकार से इसका निर्धारण कर सकते हो। तो आपसे यहाँ ये मध्यवर्ती वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ यहां से एक प्रश्न और बन सकता है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर क्या है। तो इस अंतर को भी जरा हम देख लेते हैं। क्या इसके अंदर मुख्य रूप से हम इनके बिंदु रख सकते हैं? तो पहला बिंदु देखें कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं उत्पादन सीमा रेखा के अंदर रहती है। कहने का मतलब कि अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा इसके उपयोग के लिए तैयार नहीं होती है। जैसे हलवाई के पास जो दूध है उससे अभी मिठाई नहीं बनी है, तो वहां उस हलवाई के लिए वो दूध है वो क्या हो गया? एक मध्यवर्ती वस्तु हो गई। लेकिन अंतिम वस्तु कौन सी होगी? वह वस्तुएं होंगी जो उत्पादन की जो बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा, उसके बाहर होगी और अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उसको उपयोग के लिए वो तैयार होगी। जैसे कमीज है, शर्ट बन के बिल्कुल तैयार है और उसको उपभोक्ता ने खरीद लिया, तो वो जो शर्ट है वो एक प्रकार से क्या हो गई? अंतिम वस्तु हो गई। दूसरा अंतर इसके अंदर हम ये भी रख सकते हैं कि लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे दूध का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो वो एक क्या है? कच्चा माल है। या कोई कंपनी है, वो जैसे अभी हमने देखा बिस्किट कंपनी है, वो चीनी का प्रयोग कर रही है, तो वो एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रही है। लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे लेखा वर्ष के दौरान
इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। ये एक तरीके से जो अंतिम प्रयोग करता है उसके पास पूर्ण रूप से उपभोग के लिए तैयार होती है। इसके अलावा इसके अंदर हम अंतर दे सकते हैं कि लेखा वर्ष के दौरान फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है। ठीक है, यानी एक ने खरीद कर फिर दूसरे को बेचेगा, दूसरा तीसरे को बेचेगा, यानी अभी इसके अंदर मूल्य वृद्धि होती है। लेकिन इसके अंतर्गत जो अंतिम वस्तु है उसमें फर्मों द्वारा जो फर्म है वो लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती, यानी अंतिम रूप से जो इसका प्रयोग करता है, चाहे वो उपभोक्ता है चाहे उत्पादक है, उसके पास चली जाएगी, उसके बाद वो दोबारा रीसेल नहीं होगी। अंतिम जैसे कमीज है वो एक उपभोक्ता के पास चली गई तो वो उपभोक्ता उसका उपभोग करेगा, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा वो उसको दूसरे व्यक्ति को बेचेगा और अधिक मूल्य वृद्धि उसके अंदर नहीं होगी। और अंतर हम इसके अंदर देख सकते हैं कि अभी मूल्य वृद्धि की जानी है और इसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है, यानी अंतिम प्रयोगकर्ता उसका प्रयोग करेगा। लेकिन इसमें देखेंगे कि जो चीनी बिस्किट कंपनी खरीद के लाई है तो चीनी का प्रयोग बिस्किट में करके और वो बिस्किट को बेचकर और अधिक अभी मूल्य वृद्धि करेगा, किसमें, मध्यवर्ती वस्तुओं के अंतर्गत। तो इस प्रकार हमने जो ये प्रमुख रूप से, जैसे हमने अंतिम वस्तु के बारे में पढ़ा, उपभोक्ता वस्तु या उपभोग वस्तु के बारे में पढ़ा, पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं, पूंजीगत वस्तु और उत्पादक वस्तुओं में क्या अंतर होता है। हमने ये भी देखा कि हमें कहीं भ्रम उत्पन्न हो जाए कि सारी की सारी मशीनें हैं वो पूंजीगत वस्तु है कि नहीं है, उसमें अंतर देखा। मध्यवर्ती वस्तु के अंदर देखा कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में क्या अंतर होता है, और कई बार यहां भी हमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है क्या वो अंतिम वस्तु होगी या मध्यवर्ती वस्तु होगी, तो उसका भी निर्धारण हम अंतिम प्रयोग के द्वारा देखेंगे। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे संबंधित और अधिक अगर आप इससे संबंधित मैटर देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।